तो दामिनी आज सब कुछ फाइनली रिवील कर ही दोगी क्या? यस, फाइनली आज मैं अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट रिवील करने जा रही हूँ जिससे मैंने 30 लाख रुपए तक कमाए हैं। और अभी आपने जिसको कैमरे के पीछे सुना ना, वो मेरा को फाउंडर है जिसके साथ हमने ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले उसको हाय बोल देता है। हाय। तो ही वॉज माई को फाउंडर जिसके साथ मैंने ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी, जो यूजुअली कैमरे के पीछे रहता है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको टाइटल जस्टिफाई करने के लिए एक प्रूफ दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट मैंने 3 साल पहले चालू की थी जिससे मुझे 30 लाख रुपए की अर्निंग हुई थी। यूजुअली लोग अपनी वेबसाइट शोकेस नहीं करते हैं, बट आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये 2 साल पहले गूगल कोर अपडेट में चली गई थी। सो आई थॉट ऑफ रिवीलिंग अबाउट दिस एंड टॉकिंग अबाउट कि आप भी ब्लॉगिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। आज सारी बातें करूंगी कि मैं कौन से टूल्स यूज करती हूँ कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए, मैं एसईओ कैसे करती हूँ आर्टिकल्स का, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। अब बात करते हैं कि मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी चालू कहाँ से हुई थी। 2019 में मैंने पहली अपनी हिंदी वेबसाइट बनाई थी जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ हिंदी से रिलेटेड न्यूज़ कंटेंट पब्लिश करती थी। बट धीरे धीरे समझ आया। अब शुरुआत में तो सिर्फ ब्लॉगर पे हमारी वेबसाइट होस्टेड थी क्योंकि वर्डप्रेस क्या होता है हमें ये भी नहीं पता था। बट स्लोली वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्लॉगिंग में। ब्लॉगर से हमने उस हिंदी वेबसाइट को फिर शिफ्ट किया वर्डप्रेस पे एंड रियलाइज़ किया कि यार हिंदी में जो कंटेंट पब्लिशिंग होती है ना, उसमें आपको ज़्यादा सीपीसी नहीं मिलता है, तो हमें इंग्लिश में कंटेंट स्विच करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड द poptimes.com। अब हम बात करेंगे कि द poptimes.com मैंने डोमेन क्यों खरीदा, कैटेगरी क्या थी और मैं किस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश करती थी। तो स्टार्टिंग में क्या था ना, हमारे पास इतने ना पैसे थे कि हम राइटर्स हायर कर सके, तो हम खुद ही कंटेंट लिखते थे। और हमारा माइंडसेट ना बहुत ज़्यादा क्लियर था कि हम कंटेंट उसी चीज़ के बारे में लिखेंगे जिसकी हमें नॉलेज हो। क्योंकि अगर आप दूसरी इंडस्ट्री का कंटेंट लिखने जाते हो तब आप किसी ना किसी आर्टिकल से रेफरेंस लेके लिखते हो और वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती है। सो वी डिसाइडेड कि कॉलेज टाइम में हम बहुत बड़े एनिमे बफ थे, हॉलीवुड वेब शोज़ बहुत ज़्यादा देखते थे और एनिमे से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वेबसाइट उस टाइम पे थी नहीं। सो वी डिसाइडेड कि यार चलो एनिमे पे कंटेंट लिखते हैं। एंड लेट मी टेल यू ये कैटेगरी हमने क्यों सिलेक्ट की। हम बहुत सारे एनिमे अपने कॉलेज टाइम में देख चुके हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन हमें पॉप होता था ना, तो हम गूगल पे सर्च करते थे। कईयों के आंसर्स मिल जाते थे, बट ऐसे कई क्वेश्चंस होते थे जिनके आंसर हमें कभी मिलते ही नहीं थे। एंड वी फाउंड अ रियली गुड गैप कि ये फिल कर सकते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू अच्छा कंटेंट पब्लिश करके। एंड दैट्स व्हेन वी फाइनली डिसाइडेड कि चलो यार एनिमे पे लिखते हैं, कैटेगरी भी इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है। एंड वी सिलेक्टेड द poptimes.com बिकॉज हम सारे यूएस टॉपिक्स कवर करने जा रहे थे। हमने एक वेबसाइट ऑलरेडी इंडियन मार्केट में चलाकर देख ली थी एंड वी न्यू कि यार यहाँ पे सीपीसी कम मिलता है। यूएस टॉपिक्स कवर करोगे तो यू गेट मोर गुड सीपीसी कंपेयर टू इंडियन मार्केट। अब शुरू के 3 महीने की कहानी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले वेबसाइट बनाई थी तो एक होस्टिंग सर्विसेज की जरूरत तो थी, तो हमने होस्टिंगर पे अपनी वेबसाइट होस्ट की क्योंकि उस टाइम पे सबसे अफोर्डेबल रेट्स पे हमें होस्टिंगर ही मिल रहा था बाकी होस्टिंग के कंपैरिजन में। एंड द बेस्ट पार्ट, वहाँ पे हमें फ्री में डोमेन खरीदने का भी अपॉर्चुनिटी मिला, तो हमने द poptimes.com वहीं से परचेज कर ली थी और होस्टिंगर के थ्रू ही हमने वर्डप्रेस पे बहुत ईजी सेटअप कर लिया था। फिर हमारी शुरू की 3 महीने की स्ट्रैटेजी ये थी कि हम ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे जिनका ट्रैफिक अच्छा खासा हो बट एसईओ डिफिकल्टी कम हो। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हम सेमरश यूज करते थे, उबर सजेस्ट करते थे और गूगल ट्रेंड्स करते थे। एट दैट टाइम हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इनका पेड सब्सक्रिप्शन खरीदे, तो हम फ्री में ही मल्टीपल टाइम्स उसे दिन में यूज करते थे। 5-6 टॉपिक्स निकाल लेते थे हर एक टूल से ताकि उसको कवर कर सके। फर्स्ट 3 मंथ्स हमने ऑलमोस्ट 150 आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे जो सारे कीवर्ड ड्रिवन थे कि कौन सा ऐसा शो है जिसका नेक्स्ट सीजन लोग सर्च कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एनिमे है जिसके बारे में लोग खूब ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर के बारे में या उसके किसी अपीयरेंस के बारे में। तो हमने वैसे टॉपिक्स ढूंढे और उसे फटाफट कवर करना स्टार्ट कर दिया। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आवर वेबसाइट और बाकी अदर वेबसाइट वॉज कि हम बहुत रिसर्च ड्रिवन कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते थे। एक अगर एनिमे के बारे में लिखना है तो यूट्यूब पे रिसर्च की, गूगल पे रिसर्च की। ऐसा नहीं किया कि एक वेबसाइट खोली उसने ऑलरेडी कंटेंट लिखा है तो दूसरे अपनी वेबसाइट पे हमने रिफ्रेश करके कंटेंट लिख दिया, क्योंकि हमें पता था कि वो जल्दी इंडेक्स नहीं होते। एंड जस्ट बिकॉज कि हम बहुत ऑर्गेनिक रहे और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते रहे, तो 1 महीने के अंदर ही हमारे आर्टिकल्स इंडेक्स होना चालू हो गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम ये आर्टिकल्स को पब्लिश कैसे करते थे। क्योंकि हमारी वेबसाइट बेसिकली वर्डप्रेस पे थी, तो हम लोग योस्ट एसईओ यूज करके बहुत बेसिक से एसईओ करते थे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत टेक्नोलॉजिकल चीजें लगा रहे हैं। योस्ट एसईओ में जो जो ऑप्शंस हमें मिलते
देते थे, बस उसके थ्रू हम नॉर्मल से एसईओ कर लेते थे। बट हम ये हमेशा मेक श्योर करते थे कि हमारा जो कीवर्ड है ना वो हमारे टाइटल में जरूर से हो और हमारी सब हेडिंग्स में भी रिफ्लेक्ट करे और आर्टिकल्स में भी कुछ पार्ट में करे, ताकि गूगल को समझ आए कि हम कौन सी चीज के बारे में एक्चुअली में लिख रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट हम इमेजेस का भी एसईओ करते थे और हम इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके डायरेक्टली नहीं लगाते थे, हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते थे विद द हेल्प ऑफ कैनवा से कोई टेम्पलेट बना लिया और वही हर एक आर्टिकल में यूज करना स्टार्ट कर दिया एज अ मेन पिक्चर। और इमेज एसईओ में भी हम प्रॉपर टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ करते थे, क्योंकि इनकेस अगर हम गूगल की सर्च पे रैंक नहीं हो रहे हैं तो हम गूगल की इमेजेस में तो एटलीस्ट रैंक हो जाएं, क्योंकि वहां से भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं एसईओ पर्सपेक्टिव की बात करूं तो हमने इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखी थी। इंटरनल लिंक्स हम यूजुअली एवरग्रीन टॉपिक्स के रखते थे। सपोज करो हमने एनिमे का कोई नेक्स्ट सीजन लिखा है तो उसके अंदर हम इंटरनल लिंक डाल रखेंगे कोई एवरग्रीन टॉपिक्स के, लाइक टॉप एनिमे यू शुड वॉच इफ यू आर अ टीनेजर, या टॉप एनिमे यू कुड वॉच विथ योर गर्लफ्रेंड, ऐसे करके टॉपिक्स कवर करते थे। तो जो आर्टिकल पढ़ने आता था वो इंटरेस्टेड हो जाता था कि यार एक बार ये पढ़ ही लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एनिमेज इंक्लूड किए हैं। तो इससे क्या होता था, यूजर आप ही की वेबसाइट पे घूमता रहता है और उसका एवरेज टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आउटबाउंड लिंक्स की बात करूँ तो वहाँ पे हम यूजुअली जो भी एनिमे जिस भी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रहा है उसकी आउटबाउंड लिंक दे देते थे, क्योंकि हमें उनको बैकलिंक देने में कोई ऐसा इशू नहीं होता था। तो ऑलमोस्ट ना 3 महीने तक यही सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी। और उसके बाद जब हमारा 500-400 का ट्रैफिक हो गया था दिन का, तब भी वी डिसाइडेड कि यार अभी एडसेंस से मोनेटाइज नहीं करना है, क्योंकि एडसेंस लगाते हो तो आपकी वेबसाइट एड से बहुत ज़्यादा लोड हो जाती है, हो सकता है कभी पेज क्रैश कर जाए या पेज लोड स्लो हो जाए। तो हमने डिसाइड किया कि जब तक 1500 का डेली ट्रैफिक नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग बिल्कुल भी एड्स की तरफ नहीं जाएंगे। अब अल्टीमेटली जब हमारा 1500 का दिन का ट्रैफिक हो गया था ना, तो हमने वेबसाइट मोनेटाइजेशन कर लिया था, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया और हमें बहुत इजीली अप्रूवल मिल गया था, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे किसी भी टाइप के इशू कभी थे ही नहीं। अब जैसे ही हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था ना, तो हमें फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद $300-400 महीने के मिलने लगे थे। और तभी हमने डिसाइड किया था कि यार अब हम खुद से कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, हमें राइटर्स हायर करने पड़ेंगे। एंड मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो पे भी बताया था कि अगर आपको इंटर्न्स हायर करना है तो इंटर्नशाला मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, क्योंकि आज तक मैं 70 से भी ज़्यादा राइटर्स हायर कर चुकी हूँ और सबके सब इंटर्नशाला से थे। इंटर्नशाला पे आपको बहुत अच्छे राइटर्स मिल जाते हैं। तो हम उसी प्लेटफॉर्म पे गए, हमने स्टाइपेंड ऐड की, सब कुछ अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख दिया और हमें राइटर्स भी बहुत अच्छे मिल गए थे। एंड उन्हीं राइटर्स के साथ हमने ये सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की फॉर अ फ्यू मंथ्स एज वेल, जहाँ पे हम कीवर्ड्स रिसर्च करते थे और उनको टॉपिक उठाकर दे देते थे। बट द बिगेस्ट डिफरेंस वॉज कि हमें ये समझ आया कि हम न्यूज़ वाले कंटेंट में हैं, तो अगर न्यूज़ कंटेंट में आपको रैंक करना है ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। सपोज करो एक एनिमे आज ही जस्ट अभी रिलीज हुआ है, तो अगर उसे कोई देख के उसके सारे क्वेश्चंस कवर कर दे, उसका नेक्स्ट सीजन कवर कर दे, तो आपको इनिशियल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि अब ऐसे टॉपिक्स कवर करने जाएंगे जो एकदम रियल टाइम हो। अब 4 से 6 महीने यही काम कंटिन्यू करने के बाद हमें स्ट्रैटेजी समझ आने लगी थी। तो साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, 8 से 9 वेबसाइट्स और ओपन कर ली अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें से कुछ बहुत ही माइक्रो कैटेगरी थी, कुछ मैक्रो थी और कुछ बहुत ही ब्रॉड निश की थी, क्योंकि हमें ये समझ आ गया था कि आर्टिकल्स कैसे पब्लिश करने हैं, कैसी रिसर्चिंग करनी है। और उसमें से कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो अभी भी एक्टिव है और बहुत बढ़िया से चल रही हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे हमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी आई एडसेंस पे मोनेटाइज करने की। अब हमें ये रियलाइज हुआ कि यार एडसेंस के अलावा और भी बहुत सारे एड नेटवर्क्स हैं जो यूएस ऑडियंस को बहुत अच्छे से मोनेटाइज करके देते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में गोल ही यही रखा था कि अगर आपको इंडियन मार्केट से स्विच करना है तो आपकी सीपीसी बढ़नी चाहिए। तो वो सीपीसी आपको गूगल एडसेंस में इतनी हमें बढ़ती हुई नहीं दिख रही थी एंड वी डिसाइडेड कि यार दूसरे एड नेटवर्क स्विच करते हैं। और उस टाइम पे इजोइक अपना एआई लेकर आया था, तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा था। और इजोइक की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना, वो मीडिया वाइन एड थ्राइव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। सो वी डिसाइडेड टू गो विद इजोइक। अब इजोइक पे हमने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी। दो आज के टाइम पे वो इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, बट उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, तो हमने उसी पर स्विच कर लिया था। एंड जैसे हमने इजोइक पे स्विच किया ना, लिटरली हमारी गूगल एडसेंस के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू 3x हो गया और हमें महीने के ऑलमोस्ट $1300-1400 अर्न होने लगे थे, जो गूगल एडसेंस पे नहीं होते थे। अब इजोइक में हमने ना 3 से 4 महीने के लिए अपनी वेबसाइट डाल रखी थी और उससे अच्छा खासा हमें अमाउंट आ जाता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें, मुझे लगता है 2021 में हुई थी, जब एनिमे रिलेटेड कंटेंट में बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में आ गई थी। तब हमें रियलाइज हुआ कि कीवर्ड ड्रिवन जो कंटेंट होता है ना, वो इतने वर्क नहीं करेंगे। अब आपको एनिमे शोज देख कर, कंटेंट निकाल कर, खुद से क्वेश्चंस प्रोड्यूस करके कंटेंट
लिखना पड़ेगा। एंड जब हमने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी ना, तो आई वुड लाइक टू टेल यू एन इंसिडेंट। डेमॉन स्लेयर करके एक एनिमे आपने सुना ही होगा, उसका सीजन 3 जस्ट स्ट्रीम हुआ था और सीजन 4 पे हमने कंटेंट लिखवाया था। तो वो सीजन 4 वाला कंटेंट एकदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। हमने सबसे पहले वो कंटेंट लिख के पब्लिश किया था और वो रैंक करने लगा। एक दिन रात में उठ के हमने ऐसे ही गूगल एनालिटिक्स ओपन किया एंड द ट्रैफिक वाज ट्रेमेंडस। हमें रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये एक्चुअली में हमारी वेबसाइट है। और वहाँ पे ना ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार रियल टाइम यूजर्स थे और उस दिन हमने सिर्फ एक ही दिन में $700 से $800 रुपए अर्न किए थे। कुछ समय इजोइक पे चलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इजोइक क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो कर देता है, तो हमें अलग एड नेटवर्क पे स्विच करने की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, एडथ्राइव और मीडियावाइन सबसे अच्छे एड नेटवर्क्स हैं क्योंकि वो यूएस ऑडियंस को बहुत अच्छे से मोनेटाइज करके देते हैं। सो वी डिसाइडेड कि मीडियावाइन और एडथ्राइव पे अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि तब तक हम उस एलिजिबल क्राइटेरिया पर पहुंच गए थे। तो हमें दोनों का अप्रूवल मिल गया था, लेकिन मीडियावाइन हमने हमारी दूसरी वेबसाइट पे अप्लाई किया और एडथ्राइव इस पर किया। अब बात करते हैं बैकलिंक्स की। मैंने अपनी लाइफ में किसी भी वेबसाइट पे कभी भी कोई बैकलिंक बिल्डिंग नहीं की है, कभी भी बैकलिंक्स लिए नहीं है, खरीदे नहीं है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है बैकलिंक्स में। दो हमने बैकलिंक्स बेचे बहुत है बट खरीदे कभी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और अच्छा है ना, और ऐसा टॉपिक है जो कोई भी कवर नहीं कर रहा है, तो आप अल्टीमेटली गूगल पे रैंक करोगे ही करोगे। और जब आप गूगल पे रैंक करते हो और कोई ऐसा टॉपिक होता है जो यूजुअली लोग कवर नहीं करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बैकलिंक देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें thepoptimes.com में लूपर से बैकलिंक मिला है, comingsoon.net से मिला है, माई ड्रामा लिस्ट से मिला है, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। और ये वाली वेबसाइट की ना उस टाइम पे 32 तक अथॉरिटी पहुंच गई थी बिना बैकलिंक बिल्डिंग की। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बिल्डिंग करो ही करो। कंटेंट अच्छा बना रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ बैकलिंक बिल्डिंग। और एक बार तो क्या हुआ था, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने मेरी इस वेबसाइट पे बहुत सारा स्पैम ट्रैफिक भेजा था, जिससे मेरी पेज स्पीड लो हो गई थी, मेरी वेबसाइट क्रैश कर रही थी, लोड नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से डेटा पूरा उड़ जाता। बट लकीली मैं होस्टिंगर पे यूजुअली अपनी वेबसाइट होस्ट करती हूँ, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका डेटा का बैकअप डेली करता है, जिस कारण आपका डेटा कभी कहीं जाएगा नहीं। और अगर आपको अपना डेटा रिस्टोर करना हो तो एक क्लिक में आप अपना डेटा रिस्टोर कर सकते हो। एज अ ब्लॉगर ना आपकी वेबसाइट पे कई बार बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम बहुत बार हुई है। इतने सारे ग्लिचेस आते हैं जो मैं मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, और रिसर्च करना बहुत मेहनत का काम है। तो लकीली मैं तो होस्टिंगर पे हूँ, तो वहाँ का कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक मैसेज करती हूँ तो 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाता है और मेरी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आपको फ्री में कस्टम डोमेन भी मिल जाता है और कस्टम ईमेल भी मिल जाता है। तो इससे अच्छी होस्टिंग सर्विस तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपको मार्केट से थोड़ा सस्ता रेट चाहिए ना, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे जाके चेकआउट कर लेना अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो। इस वेबसाइट की मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी तो आप लोगों को बता दी, बट लेट मी टेल यू कि ये डाउन क्यों चली गई, एंड दैट इज अ बिग लेसन फॉर यू एज वेल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरी वेबसाइट पे ये हो रहा है। तो क्या हुआ था ना, मैंने अपने एसईओ करवाने के लिए 2 इंटर्न्स को हायर कर रखा था। तो वो यूजुअली आर्टिकल्स जितने भी आते थे उनका एसईओ करते थे। तो हम हर 2 से 3 महीने में क्या करते थे, अपने आर्टिकल्स अपडेट करते थे। कोई नया अपडेट आया है तो उससे लिखवाते थे। तो वो लोग यूजुअली वो करते थे, बट उन्होंने अपडेट करते वक्त क्या किया, तो जो लिंक होती थी ना उसे भी नए लिंक में अपडेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो पुरानी लिंक हमारी गूगल पे इंडेक्स थी वो ब्रोकन हो गई, और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो हम उसे रीडायरेक्ट भी नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली ऐसा 1000 से 1500 आर्टिकल्स के साथ हो गया। तो गूगल का जो हेल्पफुल अपडेट आया था, वहाँ पे गूगल को लगा होगा कि ये कुछ स्पैम कर रहे हैं या क्लोकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वेबसाइट डाउन चली गई थी। दो हमने वेबसाइट डाउन जाने के बाद भी 3-4 महीने से कंटिन्यू रखा, देखा कि यार इसे वापस लेकर आ सकते हैं, बट वी फाउंड कि यार इसे अब वापस नहीं लाया जा सकता। सो द वेबसाइट वाज ऑफिशियली डेड। क्योंकि क्या हुआ था ना, उस वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 6000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए थे, और उन सबको रीडायरेक्ट करना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल था। सो वी डिसाइडेड कि एक बैक स्टेप लेते हैं, नई वेबसाइट्स पे काम करते हैं, इसे अब रिट्राइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने जाके डिस्क्रिप्शन पे वो वेबसाइट देखोगे तो वो अभी भी लाइव है, दिन का $1-2 दे देती है, जो होस्टिंग की सर्विसेज हमारी कवर कर देता है, बट उससे ज़्यादा नहीं दे रही है। बट अल्टीमेटली इस वेबसाइट ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, इतना रेवेन्यू तो जनरेट करके दिया ही कि हम बहुत सारे राइटर्स हायर कर सकें। मेरी एजेंसी भी जो डेवलप हुई है मेरे ब्लॉगिंग के पैसे से ही हुई है। वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो मनी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप से जो भी पैसे आते थे उससे हम डोमेन और होस्टिंग खरीद लेते थे। उसके बाद खुद की वेबसाइट से जो पैसे आए उससे इंटर्न्स हायर किए, इक्विपमेंट्स लिए, मार्केटिंग एजेंसी डेवलप की। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत वीडियोस
वीडियोस मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ कहीं ऊपर दिख जाएगी, जाके देखो, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी अपनी कुछ वेबसाइट्स और रिवील करूँ तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाना। और अगर मेरी इस पर्सनल जर्नी से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, ऐसा लगा है कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्टेंट आप यहीं आकर देखो।